Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the concept, advantages and limitations of outsourcing. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आउटसोर्सिंग क्या होता है ना। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ बिजनेस जो होते हैं वो अपने कुछ फंक्शंस को या एक्टिविटीज को किसी और स्पेशलाइज एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब हमारे बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी और एजेंसी को दे रहे हैं। ओके, तो उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। और जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कॉलेजेस हो गए या स्कूल वगैरह हो गया या मॉल होते हैं, या सुनो हाउसिंग सोसाइटी मतलब बिल्डिंग्स होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, या ऑफिसेस वगैरह होते हैं। तो ये सारे जो एस्टेब्लिशमेंट्स है, ये लोग क्या करते हैं, अपनी कुछ सर्विसेज आउटसोर्स करते हैं। जैसे कि कैंटीन। ओके, आप देखते हो कि कॉलेजेस के अंदर जो कैंटीन होता है वो कॉलेज का खुद का नहीं होता है, वो कॉलेज ने किसी और को आउटसोर्स किया रहता है या किसी और को कॉन्ट्रैक्ट किया रहता है, और वो लोग आके कॉलेज के अंदर कैंटीन चलाते हैं। ओके। दूसरा हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का मतलब क्या होता है, साफ सफाई। तो सब जगह पे साफ सफाई की जरूरत होती है, तो ये लोग खुद उसके लिए एम्प्लॉयज को अपॉइंट नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, किसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, और वहां पे एजेंसी से जो होते हैं वो लोग आते हैं, वो ये सब काम करते हैं। देन सिक्योरिटी गार्ड, सब जगह पे जरूरत होती है हम लोग को। इवन सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो हम लोग खुद अपॉइंट नहीं करते हैं उनको, वो किसी एजेंसी से हम लोग क्या करते हैं, हायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज जो है वो हम लोग क्या करें, खुद नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग क्या करें, किसी और को आउटसोर्स कर रहे हैं। ओके। इवन हमारे यहाँ पे कोई भी फंक्शंस वगैरह जो होते हैं, जैसे वेडिंग है या किसी की एनिवर्सरी है, बर्थडे वगैरह है, तो उसमें भी हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो आउटसोर्स करते हैं। जैसे कि खाना बनाने का जो काम होता है वो हम लोग आउटसोर्स करते हैं। डेकोरेशन हो गया, डीजे या म्यूजिक सिस्टम का जो काम होता है वो भी हम लोग किसी और को आउटसोर्स कर देते हैं। ये सुनो, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ एक्टिविटीज को हम लोग किसी और को दे रहे हैं। ओके। उस प्रोसेस को ही हम लोग यहाँ पे आउटसोर्सिंग बोलते हैं। तो आप लोग ऐसे एग्जाम्पल के साथ वगैरह यहाँ पे लिख सकते हो, व्हाट इज आउटसोर्सिंग। ना जब भी आउटसोर्सिंग होता है तो जो कंपनी आउटसोर्सिंग करती है उसको होस्ट कंपनी बोलते हैं, और जिनको ये हम लोग काम देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटसोर्स एजेंसी बोलते हैं। ओके। तो जो होस्ट कंपनी है और जो आउटसोर्स एजेंसी है, उनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनता है। वो एग्रीमेंट के अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह लिखे रहते हैं। ओके। कितना फीस वगैरह जो होता है वो एजेंसी चार्ज करेगा, वो वहां पे लिखा हुआ रहता है। ओके। क्या काम वगैरह करना है वो सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या एग्रीमेंट के अंदर प्रॉपरली लिखा रहता है। देन यहाँ पे जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो एजेंसी जो आपको जो भी मैन पावर चाहिए वो सप्लाई करता है। जैसे कि सपोज किसी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ओके, या एग्रीमेंट किया, तो वो सिक्योरिटी एजेंसी क्या करेगी, आपके यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भेजेगी। ओके। या अगर सपोज आपने किसी ये कैंटीन के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कैंटीन के लोग आपके यहाँ पे आके वो सारा जो काम है वो मैनेज करेंगे। सो जैसे ही आप लोग किसी भी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एजेंसी से लोग आके, मैन पावर आके आपके यहाँ का जो काम है वो हैंडल करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो एजेंसी को कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं या फीस पे करनी पड़ती है, ऑब्वियसली, बिकॉज वो आपको क्या करे, सर्विसेज दे रहे हैं। ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आउटसोर्सिंग क्यों किया जाता है। तो आउटसोर्सिंग का मेन पर्पज ये होता है कि जो होस्ट कंपनी है वो अपने कोर एरिया के ऊपर या कोर एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे पाए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि बैंक है, तो बैंक के अंदर कोर एरिया या कोर एक्टिविटी क्या है कि लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का और लोगों को लोन प्रोवाइड करने का, ये बैंक का मेन कोर एक्टिविटी है। उसके ऊपर बैंक ने क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। उसके साथ साथ ही बैंक के दूसरे भी काम होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना होता है, एटीएम चलाना होता है, या सुनो या फिर दूसरे और भी काम हो सकते हैं, कॉल सेंटर वगैरह हो सकता है। तो ये सारे नॉन कोर एक्टिविटीज है, ये काम को बैंक क्या कर सकते हैं, किसी और एजेंसी को दे सकते हैं। और बैंक का जो मेन काम है, मतलब पैसा एक्सेप्ट करना या फिर लोन वगैरह प्रोवाइड करना, उसके ऊपर बैंक फोकस कर सकती है। सो आउटसोर्स करने का मेन पर्पज ये होता है कि जहाँ पे हम लोग क्या कर पाए, हमारे कोर एरिया के ऊपर फोकस कर पाए। बिकॉज हमारे कोर एरिया पे या मेन बिजनेस पे ऊपर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो उसकी वजह से हमारा बिजनेस का क्या हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है। बिकॉज क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज एक साथ अगर हैंडल करते हैं तो हमारा मेन काम उसमें अफेक्ट हो जाता है। तो मेन काम के ऊपर हम लोग प्रॉपर फोकस कर पाए, इसके लिए कंपनीज क्या करती है, आउटसोर्सिंग करती है। ओके। नाउ ये आउटसोर्सिंग की कुछ एडवांटेजेस होते हैं। ओके, तो पहला एडवांटेज ये है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है कि आउटसोर्सिंग की वजह से अपना कॉस्ट जो होता है वो बच जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, अगर सपोज खुद का एक सेपरेट कोई भी डिपार्टमेंट स्टार्ट करोगे नॉन कोर एक्टिविटीज के लिए, जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बैंक है, बैंक के अंदर कॉल सेंटर की जरूरत है। वो कॉल सेंटर अगर सपोज खुद बैंक चलाना चाह रही है तो उसके लिए बैंक को क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट डिपार्टमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा।
ओके। सेपरेट डिपार्टमेंट स्टार्ट करने के लिए हम लोग को उसके लिए जगह रेंटेड करना पड़ेगा या परचेस करना पड़ेगा, वो खर्चा उसमें इन्वॉल्व हो सक होगा। देन वो कॉल सेंटर के लिए हम लोग को एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, तो अपॉइंटमेंट का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा, सैलरी का खर्चा वो बैंक को ये बेयर करना पड़ेगा। देन दूसरे भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे वगैरह होते हैं, जैसे लाइट बिल वगैरह भरना या दूसरे जो भी मेंटेनेंस के वगैरह जो खर्चे होते हैं, वो सब जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा बैंक के लिए। तो इससे अच्छा बैंक क्या कर सकता है, ये जो कॉल सेंटर का जो नॉन कोर एक्टिविटी है वो किसी और एजेंसी को दे सकते हैं। ओके, और उसके बदले में क्या करना पड़ेगा आपको, वो एजेंसी को सिर्फ कुछ फीस जो है वो पे करना पड़ेगा। ओके, और वो जो फीस आपको पे करना पड़ेगा वो ये खर्चों से तो एटलीस्ट कम होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग जब आपके नॉन कोर एक्टिविटीज को किसी और एजेंसी को आउटसोर्स करते हो तो उसकी वजह से आपके ये सारे जो कॉस्ट है वो सेव होगा। ओके, आपको सिर्फ क्या करना है, उनकी सर्विसेज के लिए जो है वो थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट बचने में हेल्प हो रहा है। ओके, दूसरा है बेटर एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस। जब आप आपकी नॉन कोर एक्टिविटीज को किसी और एजेंसी को आउटसोर्स करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको बेटर सर्विस मिलती है, स्पेशलाइज्ड सर्विस मिलती है, बिकॉज ये जो एजेंसीज होती है वो आपको क्या करती है, ट्रेन स्टाफ प्रोवाइड करती है। जैसे कॉल सेंटर्स का मैंने आपको बताया कि कॉल सेंटर के अंदर ये जो लोग होते हैं इनको प्रॉपर ट्रेन किया रहता है कि कैसे कस्टमर के साथ बात करना है। ओके, तो वो सब फिर बाद में सपोज डॉक्यूमेंट कलेक्ट वगैरह करना है तो डॉक्यूमेंट कैसे कलेक्ट करना है वगैरह वो सब का उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड इनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे काम करना है वगैरह। सो आपको यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेन स्टाफ दे रहे हैं, और ट्रेन स्टाफ की वजह से क्या हो रहा है, आपको अच्छी सर्विस मिल पा रही है। और अच्छी सर्विस की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको अच्छी सर्विस मिल रही है, इसके लिए आप आपके कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पा रहे हो। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो रहा है कि बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो करने में भी हेल्प हो सकता है। ओके, सो आउटसोर्सिंग करने की वजह से वो एजेंसी के लोग क्या करते हैं, आपको प्रॉपर सर्विस देते हैं, बिकॉज उनका स्टाफ जो होता है पूरा ट्रेन स्टाफ होता है। और आपको प्रॉपर सर्विस मिलने की वजह से आप आपके कस्टमर को अच्छी सर्विस देते हो, जिससे आपके कस्टमर भी क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बैंक का डॉक्यूमेंट कलेक्शन जो काम है वो आप लोग क्या कर रहे हो, किसी और एजेंसी को दे रहे हो। डॉक्यूमेंट कलेक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज लोन वगैरह प्रोवाइड करना होता है तभी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे ये एजेंसी क्या करेगी, आपको प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट करके देगी, जिसकी वजह से आप कस्टमर का लोन जो है प्रॉपरली प्रोसेस कर पाओगे और कस्टमर को टाइम पे लोन दोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कस्टमर हैप्पी हो जाएगा। ओके, पर अगर सपोज वो काम खुद ही आप करते रहोगे तो आपको लोन प्रोसेसिंग भी करना है, डॉक्यूमेंट कलेक्शन भी करना है, तो वहां पे कहीं ना कहीं पे आपकी सर्विस जो होगी वो क्या होगी, उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है, बिकॉज आप बहुत सारी एक्टिविटी अकेले हैंडल कर रहे हो। तो आउटसोर्सिंग करना इसके लिए जरूरी है। फोकस ऑन कोर एक्टिविटी, जो आपको ऑलरेडी मैंने मीनिंग के अंदर बताया कि आपके जो नॉन कोर एक्टिविटीज है वो आप क्या करो, किसी और एजेंसी को दे दो, ताकि आप आपके मेन एक्टिविटी के ऊपर फोकस कर पाओ। जैसे बैंक का मेन काम मैंने आप लोगों को बताया, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे कॉलेज है, तो कॉलेज का मेन काम क्या है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, ना कि हाउस कीपिंग, कैंटीन, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब। तो आप क्या कर रहे हो, नॉन कोर एक्टिविटी को किसी और को दे रहे हो और आपके मेन एरिया के ऊपर आप लोग फोकस कर पा रहे हो। और मेन एरिया के ऊपर फोकस करने की वजह से क्या होता है, आपके बिजनेस का ओवरऑल ग्रोथ होता है। बिकॉज उस चीज को आप क्या कर रहे हो, प्रॉपरली हैंडल कर रहे हो। जैसे सेम एग्जांपल यहाँ पे बैंक का मैंने दिया हुआ है कि अगर आप बैंक जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का और लोन देने का अगर काम प्रॉपरली करेगी, ओके, तो मतलब बैंक क्या करे, अपने कोर एक्टिविटी के ऊपर फोकस कर पा रही है। और जो नॉन कोर एक्टिविटीज है जैसे कि डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, कॉल सेंटर वगैरह, ये बैंक क्या कर रही है, किसी और को दे रही है। इसकी वजह से क्या होगा, बैंक का जो है वो प्रॉपर ग्रोथ होगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि सारे काम अगर बैंक खुद ही हैंडल करेगी तो बैंक का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वाला एडवांटेज है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है कि आउटसोर्सिंग की वजह से मिलियंस ऑफ लोगों को जॉब मिलता है इंडिया के अंदर। बिकॉज क्या होता है कि ये जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज है वहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों को भी काम मिल जाता है और फ्रेशर लोगों को भी यहाँ पे काम मिल जाता है। ओके, नो, इंडिया के अंदर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज जो है आउटसोर्सिंग करती है, बिकॉज इंडिया के अंदर इनको क्या होता है, टैलेंटेड और क्वालिफाइड लोग मिल जाते हैं जो कम सैलरी में काम करने के लिए रेडी होते हैं। वही अगर हम लोग यूएस में वगैरह जाओगे, फिर बाद में यूरोप में वगैरह जाओगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि अच्छे लोग होते हैं जॉब करने के लिए बट दे चार्ज वेरी हाई। पर इंडिया में वैसा नहीं होता है कि इंडिया में उनको फ्लुएंट बोलने वाले लोग, ओके, और टैलेंटेड क्वालिफाइड लोग जो है वो कम सैलरी में काम करने के लिए रेडी होते हैं। इसके लिए आप लोग देखते हो कि इंडिया के अंदर बहुत सारी आउटसोर्स एजेंसीज वगैरह है। ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है।
बहुत सारे नंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉल सेंटर आप लोग देखते हो कि इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द आउटसोर्सिंग, जिसकी वजह से इंडिया का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का जो रेट है वो बढ़ रहा है। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ओके, जिसमें आपको ये कंपटीशन में हमेशा टिके रहना है। कंपटीशन में आप कैसे टिक पाओगे? तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की वजह से, मतलब आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटर के कंपेयर में आपके कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी है। तो आप आपके कस्टमर को कब अच्छी सर्विस दे पाओगे? जब आप आउटसोर्सिंग करोगे और आपके मेन एरिया के ऊपर आप लोग फोकस करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक अच्छी मार्केट पोजीशन मिल सकती है और आप लोग मार्केट के अंदर कंपटीशन को भी फेस कर पाओगे। अगर आपने खराब क्वालिटी की सर्विस अपने कस्टमर को दी तो आप लोग मार्केट में टिक पाओगे नहीं। सो आउटसोर्सिंग की वजह से यू आर एबल टू एंजॉय द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यू आर एबल टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू योर कस्टमर, और जिसकी वजह से आप कॉम्पिटिशन जो है वो फेस कर पा रहे हो। और लास्ट वाला एडवांटेज है एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। आप आपके बिजनेस को एक्सपैंड कर पा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप नॉन कोर एक्टिविटी को जो है वो स्पेशलाइज एजेंसी को दे रहे हो, आप आपके मेन एरिया के ऊपर फोकस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप क्वालिटी डिसीजन ले पा रहे हो, टाइम पे डिसीजन ले पा रहे हो। और जब आप अच्छे डिसीजन लेते हो, ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप आपके कस्टमर को अच्छी सर्विस देते हो, टाइम पे सर्विस देते हो, उनको इनोवेटिव या नए नए प्रोडक्ट वगैरह अवेलेबल करके देते हैं। और ये सब चीज़ें होने की वजह से क्या होता है कि आपका बिजनेस एक्सपांड होता है लोकल मार्केट से नेशनल मार्केट और नेशनल से इंटरनेशनल मार्केट में। सो एक्सपांशन ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द आउटसोर्सिंग। अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हर एक कॉइन के दो साइड होते हैं, तो हमने एडवांटेजेस देखे कि आउटसोर्सिंग के क्या फायदे होते हैं, वैसे ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी है ना। पहला डिसएडवांटेज ये है कि लैक ऑफ कस्टमर फोकस। नाउ ये जो आउटसोर्स एजेंसीज होती है, इनके पास एक ही क्लाइंट नहीं होता, इनके पास बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। दे आर एसोसिएटेड विथ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक ही कस्टमर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि सपोज डॉक्यूमेंट कलेक्शन का काम है, ओके, एक पर्टिकुलर एजेंसी डॉक्यूमेंट कलेक्शन का काम करती है, तो उनके पास एक ही बैंक नहीं रहेगा, उनके पास बहुत सारे बैंक रहेंगे। इसकी वजह से वो एक ही बैंक के ऊपर फोकस नहीं प्रॉपर कर पाएंगे, और एक ही बैंक के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं करने की वजह से या मल्टीपल उनके पास बैंक्स होने की वजह से क्या होता है, वो कभी कभी डिले इन सर्विसेज कर देते हैं, मतलब लेट सर्विसेज देते हैं, टाइम पे सर्विस नहीं देते हैं। और कभी कभी उनके पास उनके काम में इनएक्यूरेसी, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं उनके सर्विसेज के अंदर। तो इनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होने की वजह से ये कस्टमर पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं और कस्टमर को प्रॉपर सर्विस नहीं दे पाते। ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। दूसरा है थ्रेट टू द सिक्योरिटी एंड द कॉन्फिडेंशियलिटी। जब होस्ट कंपनी जो है वो किसी भी आउटसोर्स एजेंसी को काम देती है, तो उनको कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी बतानी पड़ती है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके एम्प्लॉय की डिटेल देनी पड़ सकती है, उनके सैलरी के बारे में डिटेल देनी पड़ सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर का इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपके अकाउंट के बारे में, मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, ये सब चीज़ें हमको उनको बतानी पड़ेगी। और कभी कभी क्या हो सकता है कि ये एजेंसीज आपका डेटा किसी को बताते नहीं है, बट देर आर सम केसेस या ऐसा चांस हो सकता है कि जहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, आपका ये जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, सीक्रेट डेटा है, वो किसी और थर्ड पार्टी को लीक कर सकते हैं। ओके, बिकॉज क्या हो रहा है कि जब आप ये जो आउटसोर्स एजेंसी उनको काम देते हो, तो आपको उनको क्या करना पड़ेगा, डेटा भी देना पड़ेगा। जैसे कि आप उनको कॉल सेंटर, अगर आप सपोज ये कर रहे हो, किसी और एजेंसी को आउटसोर्स कर रहे हो, तो आपको आपके कस्टमर का डेटा उनको देना पड़ेगा। और वो फिर अगर क्या कर सकते हैं कि आपके कस्टमर का डेटा किसी और को बेच सकते हैं, यस नो। तो बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस मार्केट में होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसके वजह से आपका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसके लिए एक थ्रेट क्रिएट हो सकता है, डर क्रिएट हो सकता है। क्योंकि आपका कस्टमर का इंफॉर्मेशन अगर किसी थर्ड पार्टी के पास या आपके कॉम्पिटिटर के पास चला गया, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, आपके कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। सो ये प्रॉब्लम शायद तक ये आउटसोर्स एजेंसीज क्रिएट कर सकती है बिजनेस के लिए। डिससेटिस्फैक्टरी सर्विसेज। नाउ यहाँ पे आउटसोर्स एजेंसी जो होते हैं वो आपका काम क्विकली करते हैं, बट काम क्विकली करने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं भी हो सकती है। ओके, सो काम तो फास्ट हो रहा है, बट सर्विसेज की क्वालिटी जो है वो खराब हो सकती है। और जब ये लोग खराब क्वालिटी की सर्विस देते हैं, ओके, आपके कस्टमर्स को वगैरह, तो उसकी वजह से आपकी जो मार्केट में इमेज जो है वो खराब होने के चांसेस होते हैं। तो ये खराब क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि सपोज डॉक्यूमेंट कलेक्शन का जो काम है, वो लोग आपके कस्टमर जो है उनको एक पर्टिकुलर टाइम बताते हैं और पहुंचते लेट है, या सुनो, या कुछ वो लोग कस्टमर के साथ प्रॉपर बिहेव वगैरह नहीं करते, तो उन्होंने खराब क्वालिटी दी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका इमेज खराब हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी हो सकता है यहाँ पे।
अनएम्प्लॉयमेंट ये एक अलग तरीके से आप लोग देख सकते हो कि इंडिया के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है आउटसोर्सिंग की वजह से, बट अगर दूसरे कंट्रीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। कैसे? जब हम लोग ओवरसीज आउटसोर्सिंग करते हैं, ओवरसीज का मतलब क्या होता है, देश के बाहर आउटसोर्सिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज क्या करती है, इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग करते हैं। तो इनके खुद के कंट्री में, इनके डोमेस्टिक कंट्रीज में क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। बिकॉज उनके यहाँ पे जो जॉब मिलना चाहिए था वो जॉब कहाँ पे मिल रहा है, इंडिया में। और क्यों इंडिया में ये लोग जॉब ये आउटसोर्सिंग करते हैं? बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इंडिया के अंदर इनको चीप लेबर मिलता है। इनके खुद के कंट्री में क्या होता है, उनको थोड़े से कॉस्टली जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मतलब अगर सपोज अमेरिका ने अगर अमेरिका के अंदर ही कॉल सेंटर खोला तो उसके वजह से क्या होगा, वो अमेरिकन एम्प्लॉयज जो है उनके वो ज्यादा सैलरी डिमांड करेंगे। बट उन्होंने इंडिया के अंदर खोला तो इंडिया में उनको क्या मिलता है, सस्ते कॉस्ट में जो है वो लेबर मिल जाता है। ओके, तो इंडिया में तो जॉब मिल रहा है, बट उनके खुद के कंट्री में क्या हो रहा है, लोगों की जॉब जो है वो जा रही है, या फिर वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का चांसेस जो होता है वो ज्यादा हो रहा है। ओके, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर इंडिया में आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खुद के कंट्री में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, या उनके वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नाउ यहाँ पे आउटसोर्सिंग एजेंसीज के अंदर एम्प्लॉय का एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है। एट्रिशन का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाना। अभी ये एम्प्लॉय जॉब छोड़ के क्यों जाते हैं, बिकॉज ये जो आउटसोर्स एजेंसीज होती है वहाँ पे वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ऑड वर्किंग आवर्स होते हैं, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट हो गया या अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट हो गया, नाइट शिफ्ट हो गया, हमेशा वो शिफ्ट चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉय फेड अप होते हैं। इनको कम सैलरी पे की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिकन एम्प्लॉय ज़्यादा सैलरी डिमांड करते हैं, वेरेज इंडिया के अंदर क्या किया जाता है, कम सैलरी में वो काम करवाया जाता है, तो वो भी उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। तो कम सैलरी में उनसे काम करवाया जाता है। तो ये सब चीजों की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है, और यहाँ पे एम्प्लॉय जो जॉब छोड़ के जाते हैं। जैसे इंटरनेशनल कॉल सेंटर में आप लोग देखोगे तो एट्रिशन रेट इज वेरी हाई। वहां पे लोग जो होते हैं वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली, मतलब पाँच छह महीने के बाद में एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाते हैं। यस नो, इवन तुम लोग सिक्योरिटी गार्ड्स का देखो, कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्क बर्डन हो रहा है, बहुत ज्यादा वर्किंग आवर जो है वो प्रॉपर नहीं है, और सैलरीज बहुत कम पे की जा रही है। हिडन कॉस्ट नहीं, हिडन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसे कॉस्ट हमको पे करने पड़ते हैं जिसके बारे में पहले डिस्कस नहीं किया जाता है। मतलब पहले हमको बताया जाता है कि आपको इतना जो है वो फीस मंथली पे करना है, पर सडनली वो लोग फिर क्या करते हैं, ये भी चार्जेस पे करने, वो भी चार्जेस पे करने हैं, ऐसा बोलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है होस्ट कंपनी और जो आपका आउटसोर्स एजेंसी उनके बीच में, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं बहुत ही लेंदी होती है, बहुत सारे पेजेस होते हैं उसके अंदर, बहुत सारे क्लॉजेज लिखे रहते हैं जो हम लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। और ध्यान से नहीं पढ़ने की वजह से क्या होता है, हमको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हम लोग वो डॉक्यूमेंट को साइन कर देते हैं और उसके अंदर कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट के बारे में लिखा रहता है, टर्म्स के बारे में लिखा रहता है, और वो फिर बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो हमको पे करना पड़ सकता है। ओके, सो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट का मतलब क्या है, जैसे कि हमने पहले अज्यूम किया था कि जो फीस हम लोग मंथली उनको पे करने वाले हैं उतना सब कुछ, वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं पे करना है। बट कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं, फिर हमको बोलते हैं कि देखो कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये चीज आपको पे करनी है करके। तो ऐसे अनसर्टेन जो है वो या फिर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो कभी हम लोग को पे करना पड़ सकता है, जो हमारे लिए अगेन क्या होता है, हमारा कॉस्ट बढ़ाने में उसका जो होता है वो मतलब वो हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ा सकता है। ओके, तो ये सारे आउटसोर्सिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस ली हुई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।